हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका। आज का अपना जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश का परिवर्धन। परागकोश के परिवर्तन में देखें तो सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो किसका है, टीएस ऑफ यंग एंथर। किसका है? टीएस ऑफ यंग एंथर का, यानी कि परागकोश की प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार, जो वास्तव में क्या होता है, विभेद्योतक कोशिकाओं का समूह होता है। प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार विभेद्योतक कोशिकाओं का समूह। विभेद्योतक कोशिकाओं का समूह, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है, जिसके चारों ओर एपिडर्मिस उपस्थित रहती है। यानी कि इन विभेद्योतक कोशिकाओं को जो घेरे हुए है वो कौन है? एपिडर्मिस है। अब आपने बुक्स देखी होगी तो उनमें आपको परागकोश का जो डायग्राम देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है टेट्रागोनल, यानी कि चार साइड वाला, चार कोनों वाला डायग्राम आपको देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे परागकोश का परिवर्धन होता जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर होता जाता है, तो ये टेट्रागोनल होता जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश का परिवर्धन अपने जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि परागकोश का परिवर्धन जो वास्तव में हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है। तो परागकोश का जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का मीन्स सविजाणुधानिक, सविजाणुधानिक। इसका मीन क्या है कि परागकोश का जो परिवर्धन है एक से अधिक प्रकार की आर्चिस्पोरियल सेल के बनने से होता है। कि मीन्स क्या है इसका कि परागकोश का जो परिवर्धन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मोर देन वन आर्चिस्पोरियल सेल की फॉर्मेशन से हो रहा है। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल है क्या? ये आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं क्या? तो आपने डायग्राम में देखा कि सबसे ऊपर कौन सी सेल्स होती हैं? एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो एक डायग्राम में अपने देखें तो सपोज दैट ये सबसे बाहर क्या है? आपके पास एपिडर्मल सेल्स है, और एपिडर्मिस सेल्स के नीचे हमेशा जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है हाइपोडर्मिस सेल्स। यानी कि एपिडर्मिस रीजन के नीचे या एपिडर्मल रीजन के नीचे हमेशा कौन सा रीजन रहता है? एक हाइपोडर्मल रीजन। ये कौन सा रीजन है? हाइपोडर्मल रीजन। एपी का मीन्स ऊपर, हाइपो का मीन्स नीचे। अब नेक्स्ट जनरेशन में होता क्या है? नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? जैसे ही परिवर्धन हुआ स्टार्ट, जैसे ही परिवर्धन प्रारंभ हुआ, शीघ्र ही उसमें क्या होता है? हाइपोडर्मल रीजन की कोशिकाएं समूह में होकर आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। हाइपोडर्मल क्षेत्र की कोशिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। और ये एक साइड में नहीं होगी, चारों कॉर्नर पर होगी। चारों कॉर्नर का मीन्स क्या है? मैंने कहा था एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो सबसे बाहर यहाँ एपिडर्मिस है, इन सब के नीचे का जो क्षेत्र है ये कौन सा है? हाइपोडर्मल रीजन। तो इन हाइपोडर्मल रीजन की कोशिकाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी। आकार में कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। जिनके पास, या मैं बोलना चाहूं कि इन कोशिकाओं के अंदर आर्चिस्पोरियल सेल्स जो हैं, इन कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव्य।
इन आर्चिस्पोरियल क्वेश्चन का क्या होगा, इन आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर, जिन्हें मैं हिंदी में प्रपसु कोशिकाएं भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, प्रपसु, खुद का न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट लेवल में क्या होगा कि इन्हीं आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, अपनित विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अपनित विभाजन होगा। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कितनी प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। यह आ गई आपकी कौन सी, एपिडर्मिस। अब इसमें एपिडर्मिस के साइड की जो कोशिका बनेगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस की साइड की बनने वाली कोशिका जो होगी वो होगी प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भीतीय कोशिका। कौन सी बनेंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और जो सेंटर की तरफ कोशिका बनेंगी, जो सेंटर की तरफ कोशिका बनेंगी वो बनेंगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इसमें ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो बनी वो कौन से विभाजन से बनी, तो वो पेरिक्लाइनल विभाजन से बनी है। अब इन कोशिकाओं के बनने से पहले जब परिवर्तन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो बन रहा है वो बन रहा है वेसिकुलर टिश्यू, यानी संवहन ऊतक का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, मिडल के अंदर वेसिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, संवहन ऊतक का निर्माण होगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आती है। नेक्स्ट बात करें, अब कौन कौन सी कोशिकाएं बन चुकी है। एक तो बन चुकी है प्राइमरी पैराइटल सेल यानी कि पीपीसी, दूसरी बन चुकी है पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन चुकी है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि प्राकोष के परिवर्तन के अंदर एपिडर्मिस को छोड़कर बाद का जितना भी परिवर्तन होगा वो होगा आपका आर्चिस्पोरियल सेल से। वो किससे होगा, आर्चिस्पोरियल सेल से, क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले ही कौन फॉर्म हो चुका है, कौन बन चुका है, एपिडर्मिस पहले ही बन चुकी है। अब कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं बाद में, तो आपने चार चीज़ें पढ़ी होंगी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर और लास्ट क्या, टेपिटम। तो इस एपिडर्मिस को छोड़कर जो एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम है, इनकी फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, आर्चिस्पोरियल सेल से होगी। अब प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो हैं इसके अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों प्रकार का डिवीजन होता है। अब समझते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसे होता है, एंटीक्लाइनल कैसे होता है। तो ऐसा विभाजन जो कोशिकाओं के सतह के समानांतर होता है, कोशिकाओं के सतह के समानांतर होने वाला विभाजन कैसा कहलाता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये केस कौन सा होगा, कोशिकाओं के समानांतर यानी कि पैरेलल। और जो एंटीक्लाइनल होगा वो होगा कोशिका के समकोण पर, कोशिकाओं के सतह के समकोण पर, कोशिका सतह के समकोण यानी कि परपेंडिकुलर। जो कोशिका सतह के परपेंडिकुलर डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। तो शीघ्र ही पीपीसी के अंदर क्या होगा, ये दोनों प्रकार के क्या होंगे, डिवीजन होंगे, जिससे फॉर्मेशन जो होगी वो किसकी होगी, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट जो अपने पास बच गई सेकंड सेल वो कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं, इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो होता है माइटोसिस डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न होगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा, जिससे यहाँ फॉर्मेशन जो होगी वो होगी स्पोरोजिनस टिश्यू की। स्पोरोजिनस या टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स की यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारी स्पोरोजिनस या बीजाणुजनक कोशिकाओं के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। और प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? स्पोर मदर सेल की। या मैं बोल सकता हूँ कि प्रत्येक कोशिका जो होगी यहाँ प्रत्येक बीजाणु जनन कोशिका जो होगी, प्रत्येक बीजाणु जनन कोशिका जो होगी वो जो बिहेव करेगी, उसका जो व्यवहार रहेगा वो स्पोर मदर सेल के जैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? स्पोर मदर सेल के जैसा ही रहेगा। और प्रत्येक स्पोर मदर सेल के अंदर आगे चलकर 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। कितने बनाएंगे? 4। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मेरा YouTube चैनल जो है लेट्स टॉक बायोलॉजी, सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।